हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, है ना। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में हैं, लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ये बुक्स मिलेंगे, है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलें, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि व्हाट इज एक्चुअली रियल इमेज, व्हाट इज एक्चुअली वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो देखा था हमने। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये बताओ, आप लोग को ये तो पता होगा ना कि व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है, पता तो होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं फिर भी। प्लेन मिरर कैसे बनता है? हमने लिया एक प्लेन ग्लास शीट, है ना, एक ग्लास शीट है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। अब अगर उस प्लेन ग्लास शीट को एक साइड से सिल्वर कोट कर दें, ठीक है, सिल्वर कोट क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, मतलब जो भी लाइट अंदर जाए, जो थोड़ी बहुत लाइट भी अंदर जाएगी वो उसको क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट। तो हम क्या करते हैं, प्लेन ग्लास शीट को के एक साइड को कोट करते हैं सिल्वर लेयर से, ठीक है, और उसके बाद उसको पेंट कर देते हैं डार्क कलर से, ताकि उस सिल्वर का एयर के साथ एक्सपोज ना हो। तो ऐसे बनता है आपका प्लेन मिरर, हाँ है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका सिंपल प्लेन मिरर, ये अभी आपका प्लेन ग्लास शीट है, इसके एक साइड को हमने सिल्वर कोट करके डार्क कलर से पेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका पेंटेड सरफेस और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये होता है आपका सिंपल प्लेन मिरर, है ना। आपको पता होगा, बस एक बार अपन उसका माहौल बना रहे हैं कि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो उसका बेसिक से बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। तो चलें, ये हो गया आपका सिंपल प्लेन मिरर का डेफिनेशन, है ना। तो एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो, अब देखो ध्यान से यहां पर, अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर में डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तो यहां पर हम दो पार्ट में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। पहला, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका पॉइंट साइज है तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, हम उनको लेके बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ध्यान देना, इधर देखो, यह है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो, यहां पर लिया मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लिया पॉइंट साइज का, ऐसे क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो रेज यहीं से निकलेगी, इंसिडेंट रेज। तो मैंने लिया एक इंसिडेंट रे ऐसा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसा, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर उसके बाद मैंने एक और लिया इंसिडेंट रे ऐसा, ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसा, ठीक है। आप ये बताओ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या एक्चुअली में मीट कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो मुझे इसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कराऊंगा, इसको प्रोड्यूस, मैं इसको प्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं इसको प्रोड्यूस करा रहा हूं दिस, ठीक है। थोड़ा सा और दूर बना देता हूं मैं, ठीक है, ये रहा दिस, ये रहा दिस, ठीक है। तो ये बन रही है इमेज, हाँ है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको यहां पर वैसे कि ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, लेकिन ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं, हाँ है ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से,
यहां पर जो इमेज मिल रही है वो रिफ्लेक्टेड रेस को प्रोड्यूस करने पर मिल रही है ना, तो ऐसे इमेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट का, वो कैसी बनती है? आपकी कौन सी? वर्चुअल इमेज, हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखें, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी होगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको मैंने u बोल दिया, तो इमेज डिस्टेंस जो v है, तो ये u और v बराबर होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो यहां पर दूसरी बात क्लियर हुई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में बराबर होता है, हाँ है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी हो गई। दूसरी, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा, है ना। मतलब यहां पर प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसमें साइज में भी कोई अंतर नहीं होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका सिंपल इमेज फॉर्मेशन फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? मैंने यहां पर 3 बातें बोली हैं। पहला, इमेज होगा आपका वर्चुअल, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो दोनों बराबर होंगे। और तीसरा, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतने ही दूरी पे इमेज बनेगी, है ना, बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉइंट साइज था। अब हम देखेंगे यहां पर मेरे पास अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं अपन। चलो भाई, अब देखो यहां पर ध्यान से, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब अब ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज विजिबल होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, ये लिया मैंने एक प्लेन मिरर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये मैंने एक एक्सिस मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट का टिप है, टिप, इस टिप की इमेज बना रहा हूं मैं। तो यहां से मैं 2 इंसिडेंट रेज निकालूंगा। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज निकलेंगी यहां से, लेकिन 2 रेज काफी होती हैं, है कि नहीं? देखो, एक क्या लिया मैंने मान लो यहां पर ये इंसिडेंट रे लिया मैंने, तो ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। फिर मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे लिया इस मिरर के परपेंडिकुलर, इस मिरर के परपेंडिकुलर। और आपको यह पता होगा कि अगर किसी मिरर पे, ठीक है, अगर किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली अगर हिट करेगा तो वो बाउंस बैक हो जाता है अलोंग द सेम पाथ, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो, ये लिया मैंने इंसिडेंट रे, तो ये बाउंस बैक हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और एक ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों का एक्चुअल में मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रोड्यूस ही करना पड़ेगा यार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, सेम डिस्टेंस पे नहीं बन रहा ना, थोड़ा सा और दूर करना चाहिए अपने को। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना। हां देखो, ये था आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो, यहां पर इमेज बनेगी, है कि नहीं? ठीक है, तो ये देखो, ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, मतलब इसे बोलेंगे ए डैश बी डैश,
है कि नहीं? तो आप देखो ध्यान से, यहां पर ये हमारा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना? यहां पर, है ना। और देखो यहां पर ध्यान से, ये जो इमेज बनी है वो प्रोड्यूस करके बनी है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेस को प्रोड्यूस करके बनी है। तो ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, है कि नहीं? फिर आप देखो, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, मतलब ये इमेज इरेक्ट भी है ना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट अगर उल्टा होगा तो इमेज भी उल्टा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, उसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो यहां पर इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इमेज हो गई आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। है कि नहीं? ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर भी कहानी क्या है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने ही दूरी पे इमेज बनेगी मिरर से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। और जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज व्हाट? इमेज जो होता है प्लेन मिरर के केस में वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? साइड वाइज इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड भी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये मैंने बनाया आपका इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सिर्फ 2 रे का इस्तेमाल करना है, काम हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस टिप की इमेज बनाई, इस टिप की। देखो इस टिप की इमेज कहां बन रही है? ये टिप पर। तो बाकी के जो पोर्शन होंगे उनकी भी इमेजेस उसी के नीचे बनते जाएंगी और ये पूरा इमेज इसका बन जाएगा। ऐसे होता है। क्लियर? ठीक है। तो एक काम करें, आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट लें। फिर जो मैंने बातें बोली है ना वो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब हम देखते हैं यहां पर कि प्लेन मिरर में जब आपका रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर कितना डेविएशन क्रिएट होता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहां पर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है 180 माइनस 2i, मतलब 2i का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया एक बार समझते हैं अपन। देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका है प्लेन मिरर, है ना, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, दिस इज प्लेन मिरर, ओके। अब देखो ये है आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधे जाता ना, लेकिन इस मिरर की वजह से इसका पाथ ऐसा हो गया है ना, बोलो हाँ है ना, मतलब इसकी ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन वो इतने एंगल से क्या हुआ है, डेविएट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस मिरर, ठीक है। तो ये जितने एंगल से डेविएट हुआ है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं सिंबल को, है कि नहीं। तो ये देखो डेविएशन समझते हो ना आप लोग, कि यार कोई रे ऐसे जाना चाह रही है लेकिन मिरर की वजह से वो ऐसे डेविएट हो गई है, ठीक है। तो कितने एंगल से वो अपने ओरिजिनल पाथ से टर्न हो गई है बिकॉज ऑफ दिस मिरर, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे ये एंगल डेल्टा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नो डाउट, बट आप ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं ना। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है दोनों, तो हम इसको भी आई बोल दें, चलेगा ना यार, ठीक है। हैव ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम होती है, तो मैंने दोनों को आई आई बोल दिया। अब आप बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर तीनों एंगल का सम कितना होगा,
180, तो ये देखो I प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। तो आप बताओ यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। हुआ कि नहीं हुआ ये? तो ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर एक कन्वेंशन लगता है। क्या कन्वेंशन लगता है? सुनना ध्यान से। आप ये बताओ यहां पर जो डेविएशन हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज में ना। देखो ये जो आपका डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? तो अगर आपका एंगल ऑफ डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो उस एंगल ऑफ डेविएशन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं, हाँ है ना? और वहीं अगर आपका डेविएशन क्लॉकवाइज में होता तो हम क्या मानते हैं? उसको नेगेटिव मानते हैं। तो ऐसा मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन ठीक है, डेल्टा इज पॉजिटिव, एंड फॉर क्लॉकवाइज डेविएशन डेल्टा इज नेगेटिव। अब तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज कैसे होता है? यहां देख लो, इधर देख लो, ये आपका प्लेन मिरर है। अब इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। आप बताओ इसका ओरिजिनल पाथ ऐसा है कि नहीं? लेकिन वो इस एंगल से डेविएट हो गई है ना, हाँ है ना? तो आप बताओ इसे क्या बोलोगे आप? क्लॉकवाइज बोलोगे ना डेविएशन। ये ऐसे डेविएट हुई है ना क्लॉकवाइज में, तो यहां पर इस एंगल ऑफ डेविएशन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव, और इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ऐसे क्लियर? ठीक है, तो ये कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब मल्टीपल मिरर्स होते हैं ना तो वहां पर बहुत बार डेविएशन होता है। तो हर बार आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है कि क्लॉकवाइज हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन यूज करना पड़ता है और फिर नेट डेविएशन कैलकुलेट करनी होती है। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल डेविएशन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर। चलें, अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, यहां पर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, क्या है वो पॉइंट? सुनना ध्यान से। अगर आप कोई प्लेन मिरर ले लो, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, अगर आप इस प्लेन मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर रहे हो, मान लो आपने इसको रोटेट किया बाय एंगल थीटा, ठीक है, तो अगर आप इसको थीटा एंगल से रोटेट करते हो और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हो, मतलब देखो ये इंसिडेंट रे फिक्स है ना, अब इसको आपने रोटेट किया, तो इंसिडेंट रे को फिक्स करके अगर आपने इस तरफ रोटेट किया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिक्रीमेंट आएगा ना, तो आपके रिफ्लेक्टेड रे में भी चेंज आएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, बाय कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय डबल एंगल, दैट इज 2 थीटा। कैसे? देखो ध्यान से, यहां देखो, ये है आपका, मान लो ये आपका प्लेन मिरर, ये देखो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये आपका है इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज व्हाट नॉर्मल, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन मिरर को रोटेट कर रहा हूं कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो अब बताओ जो न्यू होगा आपका प्लेन मिरर, वो ये होगा ना आपका। अब ये हो गया आपका प्लेन मिरर, तो आपने क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, लेकिन आपने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया है।
जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है वो उसी डायरेक्शन में आ रही है। अब देखो, ये जो नॉर्मल है वो इस पुराने वाले पोजीशन के लिए मिरर है, सॉरी, ये जो नॉर्मल है वो इस वाले मिरर के लिए है। तो अब इस वाले मिरर के लिए नॉर्मल कौन होगा? तो मैं इसको ब्लू कलर शो करता हूं। बताओ, इस मिरर के लिए आपका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा ना? बोलो हाँ है ना? ये होगा आपका नॉर्मल, ये वाला था इसका नॉर्मल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, जब हमने क्या किया, ये देखो ये नॉर्मल है। अब बताओ, अगर मैं मिरर को रोटेट करूंगा तो नॉर्मल भी तो रोटेट होगा यार, है कि नहीं? ठीक है, तो नॉर्मल भी रोटेट हो गया। तो अब पहले इतना था एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इतना सा हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में कमी आ गई ना। तो क्या पहले केस में यह था आपका रिफ्लेक्टेड रे, जब रोटेट नहीं किया था, जब रोटेट नहीं किया था तो यह था आपका रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अब जब रोटेट कर दिया है तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। जरूरी नहीं है नॉर्मल के लॉन्ग हो, पुराने वाले के ऐसा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, है कि नहीं? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया है ना। इज इट क्लियर? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। यह था आपका पुराना मिरर, ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर? और ये रेड वाला क्या है? ये रेड वाला नॉर्मल। जब आप इस मिरर को रोटेट करोगे थीटा एंगल से तो आपका ये बन जाएगा नॉर्मल, ये ब्लू वाला है ना, इस वाले मिरर के। तो आप बताओ, पहले देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। मतलब अब ये आपका रिफ्लेक्टेड रे नहीं रहेगा, ये भी ऐसा टिल्ट होगा। तो सवाल ये है कि अगर हम इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पुराने के मुकाबले कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा? तो आंसर इज डबल एंगल। आंसर इज डबल एंगल, हाँ है ना? मतलब इसका प्रूफ होता है लेकिन इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है? तो आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। नॉर्मल सिंपल ज्योमेट्री लगेगी, आपका ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं कहूंगा सिंपल कि आप इस रिजल्ट को याद रखो कि अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा एंगल से और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डबल एंगल से मूव करता है। आप ये बताओ, रिफ्लेक्टेड रे मूव तो करेगा ना, क्योंकि इंसिडेंट एंगल कम हो गया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी कम होना चाहिए, तो उसके लिए वो मूव करेगा, तो वो डबल एंगल से मूव करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोग को ध्यान रखना है ना? तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई दो प्लेन मिरर्स है और उनके बीच में एक एंगल है कि नहीं, और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस बनेंगी, ठीक है? तो कितनी इमेजेस बनेंगी उसके लिए क्या रूल है वो बस आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। यहां पर इधर देखो, यहां पर देखो, इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है? क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, द नंबर ऑफ इमेजेस n formed of an object which is kept between them। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगे, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। तो किस कंडीशन में कितनी इमेजेस बनेंगे वो अपन यहां पर बात करते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, पहले तो ये बताओ, ये आपका एक प्लेन मिरर है,
ठीक है, ये दूसरा प्लेन मिरर, ओके, इनके बीच का एंगल थीटा है। नाउ यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे ये अपन को कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान देना, इधर देखो। इसके लिए पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, फर्स्ट वी कैलकुलेट 360 बाय थीटा, है ना। 360 को थीटा से डिवाइड करोगे, वो वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 360 बाय थीटा आप कैलकुलेट करना और जो वैल्यू आएगी उसको आप n बोलना। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से डिफरेंट केसेस यहां पर देखते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। आप ये बताओ, अगर मैं 360 बाय थीटा करता हूं तो 3 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। या तो कोई इवन नंबर आएगा, या तो कोई ऑड नंबर आएगा, या फिर फ्रैक्शन आएगा। यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना यार, है कि नहीं? इवन, ऑड या फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में। ठीक है, तो अब हम लोग इन्हीं 3 केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी हम उसकी बात करेंगे। आओ देखो ध्यान से। पहला केस, केस 1, देखो, इफ 360 बाय थीटा जो हमने कैलकुलेट किया वो अगर इवन है, क्या है? इवन है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? n-1 होंगे। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? देन नंबर ऑफ इमेजेस इज 1, सॉरी n-1, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आपका जो थीटा है ना वो 60 डिग्री है, ठीक है। लेट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। रखो यहां पर 60 डिग्री, तो आप बताओ n इक्वल टू 360 बाय 60, तो क्या ये 6 होगा? और क्या ये इवन है? यस, ये इवन है ना। तो हम बोलेंगे 6 which is even, हाँ है ना। Therefore number of images equal to what? 6 minus 1, that is equal to 5, हाँ है ना। तो कितनी इमेजेस बनेंगे? 5 बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा केस 1। अब हम देखते हैं केस 2 कि अगर 360 बाय थीटा अगर ऑड हुआ तो क्या कहानी होगी, है ना। ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, ये देखो ध्यान से। केस 2, देखो, इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज ऑड, मतलब जो n आया वो अगर ऑड है, तो अब यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर 360 बाय थीटा करने पर कोई ऑड नंबर मिल रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ठीक है। ध्यान देना, इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। ध्यान देना, हम बोलेंगे नंबर ऑफ इमेजेस is n if object is asymmetrical, ठीक है। अभी मैं बताता हूं आपको क्या होता है एसिमेट्रिकल, क्या होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। अभी ध्यान देना, वही नंबर ऑफ इमेजेस आपका n-1 होगा इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल।
इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको यहां पर ध्यान देना आप लोग कि अगर 360 बाई थीटा आपने कैलकुलेट किया, देखा कि एन की वैल्यू ऑड आ रही है, ठीक है, तो बी अलर्ट, है ना। अब क्या करना है आपको, देखना ऑब्जेक्ट कहीं एसिमेट्रिकल तो नहीं है। तो अगर एसिमेट्रिकल होगा तो वही एन मतलब ऑड नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो उस ऑड नंबर में भी -1 करना होगा, तो उतने होंगे नंबर ऑफ इमेजेस। इज इट क्लियर? अब मैं समझाता हूं कि सिमेट्रिकल ये एसिमेट्रिकल क्या होता है। आओ देखो, मान लो एक ऐसा लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि लेट थीटा इक्वल टू, मैं मान लेता हूं सपोज करना कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मान लेता हूं मैं, है कि नहीं? तो आप बताओ n इक्वल टू 360 बाई 120, बोलो कितना आएगा? 3। अब ये बताओ ये 3 क्या है? ऑड ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑड, विच इज ऑड, विच इज ऑड। अब देखो यहां पर, और बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है 120 डिग्री में, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। तो अगर वो बोलता है कि एंगल आपका 120 है, ठीक है, मतलब यहां पर ऑड नंबर आएगा, और ऑब्जेक्ट बोलता है कि सिमेट्रिकल है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या बोलोगे? 3 - 1 दैट इज 2। तो यहां पर आप बोलोगे दिस इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपको बोलोगे देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस इज व्हाट? 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। वहीं अगर आपका यही एंगल होता और बोलता कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं लाई करेगा, यहां कहीं लाई कर रहा है मान लो, मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं है, कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल, है कि नहीं, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना होता? ये 3 के बराबर ही होता। तो समझ रहे हो क्या होता है एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल का मतलब जो एंगल बाइसेक्टर पे लाई ना करे उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो उस केस में ऑड नंबर के बराबर ही होगा नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस उस ऑड में -1 करके आपको देना होगा नंबर ऑफ इमेजेस। तो वही बात लिखी है मैंने कि अगर n ऑड है तो उसी n के बराबर, मतलब उसी ऑड नंबर के बराबर नंबर ऑफ इमेजेस होगा अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल मतलब एंगल बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा, इधर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। वहीं आपका नंबर ऑफ इमेजेस n - 1 हो जाएगा, मतलब ऑड -1 अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अब केस 3 क्या होता है कि अगर मान लो वहां पर फ्रैक्शन आ गया तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, केस 3, ठीक है, ध्यान देना। इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू n is fraction, है ना, then number of images is equal to integer part, है ना, इंटीजर पार्ट के बराबर होगा। इज इट क्लियर? कैसे? देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो थीटा की वैल्यू दे रहा है वो 70 डिग्री मान लो, ठीक है। अब क्या किया मैंने, n की वैल्यू 360 बाय 70 किया, कैंसिल, कितना है ये 5, फिर 1 0 1 5.1 समथिंग,
तो आप बताओ इसमें इंटीजर पार्ट कौन है? 5, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस 5 होगा। फिर यहां पर आप इवन ऑड का फंडा मत अपनाना कि सर इंटीजर पार्ट तो ऑड है तो क्या करें, उससे मतलब नहीं है। अगर फ्रैक्शन है तो आपका इवन ऑड का कंडीशन नहीं लगेगा। सिंपल जो भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चले। तो ये कहानी हुई आपका कि दो प्लेन मिरर्स अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड हैं और उनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या कितने बनेंगे इमेजेस, उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, चलो तो एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली, दैट इज स्पीड कॉन्सेप्ट इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये आपका मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताओ अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज भी पास आएगी ना, है कि नहीं? क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का मिरर के रेस्पेक्ट में, एट द सेम टाइम वही डिस्टेंस होगा इमेज का भी मिरर से, है कि नहीं? तो हर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और इमेज की दूरी मिरर से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये है आपका मिरर। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पर, ठीक है, और इतनी ही दूरी पे इमेज भी होगी ना, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर सपोज करो यहां पर मिरर की वेलोसिटी है vm, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मिरर ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ठीक। यहां पर मान लो ये आपका vo क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है, टुवर्ड द मिरर भी, अवे फ्रॉम द मिरर भी, और वेलोसिटी ऑफ इमेज vi। फिर जैसा स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग इमेज की स्पीड होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, उससे सारे पॉसिबल क्वेश्चन स्पीड वाले पे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर आर ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, है कि नहीं? मतलब जो रिलेटिव स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी मिरर के रेस्पेक्ट में, वही स्पीड इमेज की होगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर, बट नेगेटिव साइन में। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, मतलब टुवर्ड राइट आएगा, ठीक है, तो इमेज कहां आएगी, टुवर्ड लेफ्ट। आ रही है बात समझ में? लेकिन जो रिलेटिव स्पीड होगी इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में, वही स्पीड ऑब्जेक्ट की भी है, ठीक है, मिरर के रेस्पेक्ट में। हाँ है ना? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, आपका काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर आर ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, बट नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? अब देखो मैं यहां पर कुछ केसेस करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। सुनो, एक काम करते हैं, मैं लेता हूं केस 1। देखो ध्यान से, यहां पर यह है आपका मिरर, ठीक है। अभी मैं मिरर को रेस्ट पे मान रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर Vm कितना मान लिया मैंने, 0 मान लिया, ठीक है। अब जरा सोचो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो टुवर्ड द मिरर,
ये है आपका सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक, अब ये बताओ, ये तो ऑब्वियस है कि नहीं? तुम लोग समझ रहे होगे कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं? और ये बताओ, यहां पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इमेज का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। तुम ये बताओ, ऑब्जेक्ट का मोशन है टुवर्ड राइट तो इमेज का मोशन होगा टुवर्ड लेफ्ट ना। मतलब इमेज की वेलोसिटी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन में होना चाहिए ना, है कि नहीं? तुम ये बताओ, यहां पर मैंने क्यों बोला कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए? क्योंकि तभी तो हर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी और इमेज और मिरर की दूरी सेम रहेगी। तुम ये बताओ कि एक सेकंड में मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो उसी एक सेकंड में इमेज को भी उतना ही मूव करना होगा ना, ताकि उस इंस्टेंट पर दोनों की दूरी सेम रहे मिरर से। हाँ है ना? आ रही है बात समझ में आपको? तो अब देखना, मैं इस वाले फॉर्मूले से मैं वेरीफाई करूंगा यहां पर रिजल्ट को। ठीक है, ध्यान देना, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, यहां पर नेगेटिव एज इट इज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और आप बताओ, वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो है ना यहां पर, तो ये दोनों जीरो हो गए ना आपके। तो आप बताओ, देख करके यहां पर देखना, आप लोग इधर देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये आपका जीरो हो गया, माइनस ऑफ ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होगा ना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस जीरो। तो आप बताओ, इसका तो कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम आ रही है ना, लेकिन नेगेटिव में आ रही है ना। ठीक है, और आनी भी चाहिए। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड द मिरर तो इमेज भी मूव करेगा टुवर्ड द मिरर। तो ये टुवर्ड राइट है तो ये टुवर्ड लेफ्ट है कि नहीं? तो जो स्पीड ऑब्जेक्ट की थी वही स्पीड इमेज की होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है, चलो अब यहां पर मैंने क्या किया, मिरर की वेलोसिटी मैंने जीरो मानी। अब मैं एक काम करता हूं, एक और केस लेता हूं मैं, ठीक है, जिसमें मिरर की भी वेलोसिटी में मानूंगा, है ना। अब ध्यान देना, इधर देखो, जरा ध्यान देना, यहां पर देखो, केस 2 लेता हूं मैं। आप बताओ देख के, ये आपका है मिरर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है मान लो वो टुवर्ड राइट मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, सेम वैल्यू मैंने ले लिया। और इस बार जो मिरर है उसकी वेलोसिटी है टुवर्ड लेफ्ट और वो मान लिया मैंने 1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो इस बार मिरर भी मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। हाँ है ना? अब जरा सोचो, थोड़ा सा अपन आंसर प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये आपका मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये मूव कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड द मिरर, और मिरर मूव कर रहा है कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो आप बताओ, यहां पर दोनों एक दूसरे के तरफ जल्दी से पास आएंगे ना, मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही जल्दी से कम होगा, तो आपका इमेज का पोजीशन भी बहुत ही जल्दी से शिफ्ट होगा। इसका मतलब जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी ना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मुकाबले। तुम बताओ, इस मिरर के मोशन की वजह से, है ना, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट का भी टुवर्ड द मिरर, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कम होगा ग्रेटली स्पीड से, है कि नहीं? तो वहां पर इमेज को भी उतने ही डिस्टेंस पर मेंटेन रखना है जितना ऑब्जेक्ट है मिरर से, तो उसको और तेजी से मूव करना होगा ना टुवर्ड द मिरर। तो देखते हैं कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? देखो कैसे, तुम बताओ। अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, मैं उसी का अप्लाई करूंगा। देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब बताओ, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। अब बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना होगा? -1 मीटर पर सेकेंड ना, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये आपका टुवर्ड लेफ्ट है, ठीक है। इक्वल टू, यहां पर देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 2, ठीक है, पॉजिटिव में, माइनस ऑफ, ध्यान देना यहां पर आप लोग, Vm कितना है? तो Vm कितना आपका? -1, ठीक। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, इधर देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना? +1 इक्वल टू, ये देखो ध्यान से, आपका माइनस ऑफ 2 + 1 3। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? -3 -1 दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज जो है वो कितने से मूव करेगा? 4 मीटर पर सेकेंड से। नेगेटिव तो बस ये शो कर रहा है कि टुवर्ड लेफ्ट जाएगा, लेकिन देखो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 4 ना, मतलब इनसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है कि नहीं? और होना भी चाहिए यार। थोड़ा सा ध्यान सुनो मेरी बात को। तुम ये बताओ, ये आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर मिरर रुका होता और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता, तो जिस स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मूव करता उसी स्पीड से इमेज मूव करता, तभी हर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी मिरर से सेम रहती। लेकिन इस बार मिरर भी मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत जल्दी कम होगा, ठीक है। तो आप बताओ, इमेज को भी मेंटेन रखनी है उतनी ही दूरी जितनी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में हर इंस्टेंट पर, तो उसके लिए उसको ग्रेटली स्पीड से मूव करना होगा ना, ठीक है। तो ये कहानी है। आ रही है बात समझ में आपको, है ना? चलो, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ना, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इससे कोई भी केस हो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। इवन मैं तो ये कहता हूं कि आपको, अभी तो मैंने ये किया कि जो मिरर है उसका मोशन या तो टुवर्ड लेफ्ट होगा या टुवर्ड राइट होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन टुवर्ड राइट टुवर्ड लेफ्ट होगा, मतलब यहां पर सिर्फ लेफ्ट और राइट मोशन ले रहे हैं। अगर कोई एंगल पे भी मोशन होगा ना तो भी ये वैलिड रहेगा, है कि नहीं? मतलब हम यहां पर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन ये चीजें क्या है, मतलब आपके बोर्ड सिलेबस में उतना नहीं आता, बोर्ड में नहीं आता, और वैसे भी बोर्ड में आपका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी इतना फोकस ना करें, ये आपके जेई या फिर नीट के लिए होता है कि नहीं? ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल स्पीड कॉन्सेप्ट, है ना, फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलो अब हम देखते हैं एक लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट पॉइंट, इसका ध्यान देना। देखो 6th पॉइंट क्या है, अगर मैन मान लो h हाइट का है और वो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है उस मिरर में,
तो मिरर की कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए? तो वो h/2 होनी चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर अ मिरर ऑफ लेंथ एटलीस्ट इक्वल टू h/2 टू सी हिज ओन कंप्लीट इमेज। मतलब मान लो कि मैं सपोज करना कि मैं 160 सेंटीमीटर का हूं, मैं मेरी हाइट है 160 सेंटीमीटर, है कि नहीं, मान लो, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर का है, तो मुझे अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है मिरर में, तो मिरर की कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो 160 का आधा कितना, 80 सेंटीमीटर। 80 से ज्यादा लेंथ का अगर मिरर है अवेलेबल तो कोई बात नहीं भाई, मिरर बड़ा है चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए लेंथ, h/2, तब जाकर के कंप्लीट इमेज हम देख पाएंगे। आ रही है बात समझ में आपको, है ना, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पॉइंट है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, ये ओवर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। वहां पर आएगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, फिर उसमें डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स मिलेंगे, वो अपन देखेंगे, है ना। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो तो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।